भी वही सिद्धांत है जो सिद्धांत सौर मंडल की उत्पत्ति के हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति को हम उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा समझ सकते हैं जिनके द्वारा सौर मंडल की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। पृथ्वी ब्रह्मांड की या सौर मंडल या सौर परिवार की जो उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या से पहले हमें ये समझ लेना, थोड़ा सा सौर परिवार के बारे में जान लेना चाहिए। सौर परिवार में 2006 के से पूर्व तो 9 जो है ग्रह माने जाते थे और उसके पश्चात जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने जो है प्लेटो या यम ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। उसके पश्चात जो है ग्रहों की संख्या जो है सौर मंडल में वो 8 हो गई है। वर्तमान स्थिति ये है कि सौर परिवार में जो 8 ग्रह हैं उन सबके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सब की सम्मिलित रूप से जो है सौर परिवार का निर्माण हुआ है। पृथ्वी और जो बाकी सभी जो ग्रह है उनकी जो दृश्य विशेषताएं हैं, जो दिखाई देने वाली जो विशेषताएं हैं, उन सब के आधार पर पृथ्वी या सौर परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौर परिवार की जो दृश्य विशेषताएं, दिखाई देने वाली विशेषताएं क्या है। सौर परिवार में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो आकार है, यदि हम सौर परिवार को देखेंगे तो उसका आकार हमें सिगार नुमा दिखाई देता है। सिगार नुमा से हमारा तात्पर्य है कि प्रारंभ में जो है ग्रहों का आकार क्रम से बढ़ता है। जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है वहां तक इसका आकार जो है सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पश्चात फिर ग्रहों का आकार क्रम से छोटा होता जाता है। एक तस्त्री नुमा जो है आकृति, सिगार नुमा आकृति दिखाई देती है। इसके अलावा जो सौर परिवार की दूसरी जो विशेषता है वो है कि सभी जो ग्रह हैं उनका निर्माण लगभग एक जैसे पदार्थ से हुआ है। इसके पश्चात सभी जो ग्रह हैं, सौर परिवार के जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर जो है एक ही दिशा में जो एक ही कक्षा तल में जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार ये जो सारी विशेषताएं हैं इनके आधार पर ही पृथ्वी या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उनके सिद्धांतों का विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अब यदि मैं बात करूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनको हम मोटे मोटे रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आरंभिक सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं अर्ली थ्योरीज, और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरीज। अब मैं आरंभिक सिद्धांतों की बात करूं तो इनको भी जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। अद्वैतवादी मत, जिसे एक तारक परिकल्पना या एक जनकीय परिकल्पनाओं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है द्वैतारक परिकल्पना या द्वैतवादी परिकल्पना, द्विजनकीय परिकल्पना हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हम देखें कि अद्वैतवादी जो मत है उसमें तो जो सौर परिवार की उत्पत्ति है वो एक तारे के द्वारा बताई गई है। द्वैतारक परिकल्पना में 2 तारों के द्वारा जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति बताई गई है। इसके आधुनिक मतों में बिग बैंग थ्योरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, सबसे पॉपुलर थ्योरी रही है, इसको भी जो है हम आगे चलकर विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करेंगे। अब यदि हम बात करें आरंभिक मतों में जो है सबसे पहले हम जो है अद्वैतवादी जो परिकल्पना या एक तारक जो परिकल्पनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में जो है हम अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में जो कांट की गैसीय परिकल्पना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, या कांट ने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से बताई है उसको जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अद्वैतवादी मत क्या है, एक तारक परिकल्पना क्या है। इन सिद्धांतों के द्वारा जो पृथ्वी या उसके सौर परिवार के अन्य जो ग्रह हैं उन सब की उत्पत्ति एक जनकीय पदार्थ से बताई गई है। इस कारण इस परिकल्पना को एक रूपतावादी, एक जनकीय, एक तारक परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है।
अब जो है एक तारक परिकल्पना में जो सबसे पहले जो है मत जो दिया था वो कांट ने दिया था। ये जर्मनी के जो प्रमुख एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ दी है। तो कांट के द्वारा जो प्रतिपादित परिकल्पना है उसका नाम क्या है? वायव्य राशि परिकल्पना या गैसियस थ्योरी ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इन्होंने 1755 में जो है जब न्यूटन का जो सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हो गई थी उसके पश्चात इन्होंने सौर परिवार की उत्पत्ति को समझाया इस अपने सिद्धांत के द्वारा। इन्होंने देखो सबसे पहले जो है वो बताया कि ब्रह्मांड के अंदर एक दैव निर्मित या आद्य पदार्थ, दैव निर्मित पदार्थ जिसे आद्य पदार्थ या प्रिमिटिव मैटर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में इस तरीके का पदार्थ इन्होंने माना है कि ये उपस्थित था। ये प्रिमिटिव जो पदार्थ है वो इसमें जो ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, तो ये प्रिमिटिव पदार्थ इन्होंने बताया कि ये ठोस, स्थिर और ठंडा था। इस पदार्थ की प्रकृति कैसी थी? ये ठोस था, स्थिर था और ठंडा था, इसका टेम्परेचर कम था। जैसे जैसे आपस में इन पदार्थों के बीच आकर्षण, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल के बाद ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि इन पदार्थों के बीच आपसी आकर्षण के कारण इनके कणों के बीच क्या होने लगी? टक्कर होने लगी। आपस में टकराव के कारण या टक्कर के कारण उष्मा उत्पन्न हुई और इन पदार्थों के बीच को गति प्राप्त हुई। मतलब ये एक मोमेंट करने लगे और उष्मा का जनन हुआ और जिससे ये पदार्थ गर्म होने लगा। इस पदार्थ का जो स्वरूप है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे ये जो ठोस पदार्थ है, ठोस और स्थिर था, जो कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया और घूर्णनशील अवस्था के अंदर आ गया। आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित हुआ, एक दूसरे की टक्कर होने के कारण जो है ये जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने से गैसीय अवस्था में आ गया और घूर्णनशील अवस्था में, जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि ये पदार्थ जो है घूर्णनशील अवस्था के अंदर आ गए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या बताया कांट ने कि ब्रह्मांड में एक दैव निर्मित पदार्थ जिसे आद्य पदार्थ या प्रिमिटिव मैटर के नाम से जाना जाता है। इस पदार्थ की प्रकृति थी ठोस, स्थिर व ठंडा। आपस में इन कणों पदार्थों के जो कण हैं इनके आकर्षण के कारण जो है टकराहट उत्पन्न हुई। टकराहट से इनमें गति और उष्मा का जनन हुआ और जैसे जैसे इनमें टकराहट बढ़ती गई, उष्मा की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे ये पदार्थ गर्म होकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए और घूर्णनशील अवस्था में आ गए। निरंतर इनके आकार में वृद्धि होती गई। अब देखो कि ये जब घूर्णनशील, ये पदार्थ क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है चक्रीय अवस्था के अंदर, गोलाकार जो है ये घूम रहा है, जिसके कारण क्या हुआ? केंद्र में अपेक्षाकृत जो है भारी पदार्थ इकट्ठा हो गया। केंद्र में अपेक्षाकृत भारी जो है पदार्थ इकट्ठा होने के कारण जो है इसमें एक उभार, जिस तरीके से आप इसमें ये तस्वीर नुमा करते हैं, इसमें बीच में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये पदार्थ है इसमें एक भारी पदार्थ का उभार जो है उत्पन्न हुआ और केंद्र अपसारी बल, केंद्र से जो बाहर की ओर लगता है, केंद्र अपसारी बल प्रभावी हो गया। केंद्र अपसारी बल के कारण जो है ये पदार्थ जो है बल के कारण ये उभार से एक एक करके जो है उन्होंने बताया कि 9 छल्ले बाहर फेंक दिए और आगे चलकर इन्हीं जो अलग अलग 9 छल्लों से जो है 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, मैं बता दूं कि वर्तमान में तो हम जानते हैं कि 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या वो कितनी थी? 9। तो इस तरीके से जो है कांट ने जो है विभिन्न सौर परिवार के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति बताई और इस तरीके से हम जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाते हैं। हालांकि जो है इनकी जो थ्योरी है उसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। आगे चलकर जो लाप्लास है वो न्याहारिका परिकल्पना में जो है इनका संशोधित रूप जो है वो प्रस्तुत करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे लाप्लास की जो न्याहारिका परिकल्पना है कि लाप्लास ने किस तरीके से जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया। आप जो है पृथ्वी या सौर परिवार की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत पढ़ोगे। अब इन सिद्धांतों में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, जो
उन विद्वान ने जिस तरीके से सौर परिवार या ग्रहों की उत्पत्ति को समझा है उसी तरीके से हमें समझना है। जैसे कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना के द्वारा बताया, लाप्लास ने न्याहरिका परिकल्पना के द्वारा बताया, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा बताया, ओटो स्प्रिंग ने जो अंतःकारक धूर परिकल्पना जो दी। इनमें से जो है बहुत सारी परिकल्पनाएं जो है प्रचलित है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आधुनिक मतलब बिग बैंग थ्योरी है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सब सिद्धांतों में जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और या पृथ्वी की उत्पत्ति की जो प्रारंभिक क्या मत रहे हैं उस दृष्टिकोण से हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लाप्लास की न्याहरिका परिकल्पना को समझेंगे। धन्यवाद।